अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फ़िज़ियोलॉजी के बारे में। बेसिकली फ़िज़ियोलॉजी जो है वो है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं, बॉडी किस तरह नॉर्मली फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने, उसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना अपना, वो सब कुछ हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम पीयू के सिलेबस में फार्म डी के स्पेशली देखें तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, जो पीयू के सिलेबस में फ़िज़ियोलॉजी में लिखा हुआ है। और उसके अंदर जो है सेल के बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ सेल की मेजरली जो ट्रांसपोर्ट जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वो उस पोर्शन को हाईलाइट और फोकस किया गया। तो हम उसी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स को अपने एक्सक्रीट आउट करने के लिए और कुछ यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स को या एंजाइम्स को अपने अंदर अपने सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए एक बैरियर के तौर पे बिहेव करती है। इसके अलावा ये गेटवे के तौर पे भी बिहेव करती है और ये ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सब्सटेंसेस की मूवमेंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ करवाने और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन ये सारी मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है। ये सेमी परमिएबल होती है और इसके बेसिकली दो तरह के मैकेनिज़्म है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसकी मूवमेंट के लिए। उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। अगर हम पैसिव की बात करें तो ये बगैर एनर्जी के, बगैर किसी एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ किए हुए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जिसके अलोंग ये होता है। इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन होती है इसके अंदर, और इसके और भी टाइप्स हैं। और इसका बेसिकली जो है इसमें सब्सटेंसेस हाई टू लो मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की 3 टाइप्स हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन जिसे कहते हैं जो कि लिपिड लेयर के थ्रू हो जाती है। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, सेल मेम्ब्रेन में खाली लिपिड तो नहीं, प्रोटीन्स भी होते हैं जिसे इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी उसके थ्रू जो मूवमेंट होती है उसको हम भी उसके थ्रू भी सिंपल डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सेल मीडिएटेड डिफ्यूजन भी एक तरह की होती है। और इन तीनों को हम मज़ीद और स्टडी करें तो लिपिड की जो लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ पास करवाती है लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। प्रोटीन लेयर जो पास करवाती है वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी कि स्मॉल पोर्स वगैरह लिपिड में होते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास करवाती हैं। इसके अलावा कुछ आयन चैनल्स भी होते हैं। बेसिकली ये जो चैनल्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली ये चैनल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। और ये जो चैनल्स इसमें जैसे सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, क्लोराइड चैनल हो गया, ये आयन चैनल्स होते हैं जो आयंस को अपने पास थ्रू करवाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आयंस का स्ट्रक्चर या तो बहुत बड़ा होता है जो कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता होता है, इसलिए आयन के स्पेशल चैनल्स बनाए जाते हैं। अब गेटेड और इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे गेटेड और अनगेटेड चैनल्स। जो हमेशा ओपन ही रहते हैं उनको अनगेटेड चैनल्स बोलते हैं, और जो गेटेड चैनल्स होते हैं वो ऑल टाइम क्लोज रहते हैं अनटिल कि अनलेस कोई स्टिमुलस आके ना उन्हें इनिशिएट करें उनकी ओपनिंग को। जिस तरह वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं इसकी भी टाइप्स होती है गेटेड की, जैसे वोल्टेज गेटेड हो गए, लाइगेंड गेटेड हो गए, अगर हम और मैकेनिकली गेटेड भी होते हैं। अगर हम लाइगेंड गेटेड की बात करें तो वो कुछ हार्मोनल सब्सटेंसेस या फिर लाइगेंड्स की मौजूदगी में जिससे कहते हैं कि वो ओपन होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलती है, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अगर अटैच होती है एसिटाइलकोलिन, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोनल बिहेवियर भी है इसका, और बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे बिहेव करता है जो कि इनिशिएट करवाता है नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में, जो केमिकल साइनेप्स की ट्रांसमिशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सोडियम चैनल्स की ओपनिंग करवाती है दूसरे वाले न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन में जब जाती है एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जो है वो एक तरह का लाइगेंड के तौर पे बिहेव करता है, और जो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग करवाता है, इस तरह के चैनल्स को हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड। और जो वोल्टेज गेटेड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की मौजूदगी में ओपनिंग करते हैं, अपने चैनल्स की ओपनिंग होती है, और सोडियम या पोटेशियम वगैरह वो बाहर मूव करता है। जो सोडियम चैनल्स हैं बेसिकली नर्व इम्पल्स के अंदर वो भी जो होते हैं वोल्टेज गेटेड भी होते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जब आकर आता है इनिशिएट
इनिशिएट करता है नर्व इम्पल्स को, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, तो वो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब मैकेनिकली गेटेड की बात करें तो वो फोर्स वगैरह के थ्रू ओपनिंग करवाते हैं चैनल्स की, जैसे कि पेसिनियर कॉर्पसिकल्स हो गए, प्रेशर रिसेप्टर्स हो गए, जो कोर फाइबर डिफॉर्म हो जाता है और चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। बेसिकली ये मैकेनिकली गेटेड। अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये भी पैसिव डिफ्यूजन की टाइप है, जिसको हम सेल मीडिएटेड डिफ्यूजन भी बोला था। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए होती है और ये प्रोटीन कैरियर्स के थ्रू होती है, और जो चैनल्स के थ्रू जिनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है मॉलिक्यूल्स का, वो चैनल्स के थ्रू नहीं कर पाते, इसीलिए वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड वगैरह। इसके अलावा अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से पास मूवमेंट की मॉलिक्यूल डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं, वो बात करें तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के। साइज़ जितना बड़ा होगा डिफ्यूजन उतनी कम होगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। थिकनेस की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन उतनी ही कम होगी मॉलिक्यूल्स की। और अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा सॉलिबल होगा सब्सटेंस तो डिफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर साइज़ ऑफ आयंस की बात करें तो साइज़ ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे और जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा डिफ्यूजन उतनी कम होगी। और अगर हम चार्ज ऑफ आयंस की बात करें तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी अगर सोडियम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का चार्ज ज़्यादा होता है और सोडियम का चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की डिफ्यूजन है वो थोड़ी स्लो होगी, जबकि सोडियम की डिफ्यूजन ज़्यादा इजीली हो जाएगी। परमेबिलिटी की बात करें तो अगर जितनी ज़्यादा जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होगी उतनी ज़्यादा जो है डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन ज़्यादा होगी अगर परमेबिलिटी की बात करें तो। अब हम स्टडी करते हैं इसकी स्पेशल टाइप्स जो हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि बल्क फ्लो हो गया, फिल्ट्रेशन और ओस्मोसिस है। अगर हम बल्क फ्लो की बात करें तो ये ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स यानी बल्क अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर टू लोअर अगर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करें तो वो बल्क फ्लो कहलाता है। जैसे कि एल्व्यूलर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो नहीं आता, ज़्यादा सारे बल्क के अमाउंट में आते हैं, वो कैपिलरी बेड के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी बेड से एल्व्यूलर साइड की तरफ डिफ्यूज़ होती है, इसको बल्क फ्लो कहते हैं। और ये बगैर किसी एनर्जी के तो हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो मूव करना होता है, जैसे जिसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना वो फ्लूइड के वेट की वजह से डेवलप होता है और मेंटेन करता है इसको। जैसे कि आर्टीरियल ब्लड का इंटरस्टिशियल सब्सटेंसेस का जैसे आर्टीरियल ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चल जाना, और जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है किडनी के अंदर, वहाँ से सब्सटेंसेस का मूव करना, इसको भी हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मूवमेंट या सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई टू लो होना। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके अगर हम बात करें तो इसके हम कहते हैं कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और इसके दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट करती है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो वाटर की मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कामयाब हो जाएगा उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को रोकने में, तो उस वक्त हम कहेंगे ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। और ये इसलिए अचीव होता है बिकॉज जब वाटर की अमाउंट दोनों साइड पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।